Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine and I hope कि रमज़ान आप लोग का अच्छा गुजारा होगा। पिछले लेक्चर में कुछ वॉइस मिसिंग थी तो उसको आज मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So we were in the previous lecture I was discussing the contraction of smooth and skeletal muscles as an example of mechanism of action of a protein hormone. So we studied different types of secondary messenger system, like we have studied adenyl cyclase, CAMP secondary messenger system. The second that we have studied was the phospholipase C and calcium secondary messenger system. Today we will discuss the third type of secondary messenger system, that is calcium calmodulin secondary messenger system. So some hormones increases the calcium level of cell by releasing calcium ions from endoplasmic reticulum and mitochondria and by using phospholipase C calcium ion secondary messenger system. एक्चुअली हमारे पास कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि वो जो हमने पीछे फॉस्फोलाइपेज सी सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें वो हमारे पास इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है वो जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया पे एक्ट कर रहा था और जो सेल में स्टोर्ड कैल्शियम आइंस है वहाँ से कैल्शियम की रिलीज को इनिशिएट करा था ताकि हमारे पास इंट्रासेलुलर या साइटोप्लाज्मिक लेवल जो हैं कैल्शियम आइंस के वो इंक्रीज करें। अब कुछ एंजाइम फॉस्फोलाइपेज सी सिस्टम उस पाथवे के थ्रू आते हैं और वो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करते हैं, और कुछ हार्मोन्स इस तरह होते हैं जो डायरेक्टली रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं और वो रिसेप्टर से वो डायरेक्टली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कैल्शियम आयन चैनल्स जो प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनको ओपन करते हैं। एज अ रिजल्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम आयन सेल के अंदर मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और साइटोप्लाज्मिक लेवल्स ऑफ कैल्शियम इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो इधर तरीके हैं। एक है कि वो फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू और फॉस्फेटिडाइनोसिटोल डाइफॉस्फेट जो है उसको उसकी ब्रेकअप होती है और हमारे पास इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाईएसाइल ग्लिसरॉल बनता है जब, और जो इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है वो जाके एक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे और वो आगे जो है फर्दर वहाँ से कैल्शियम की रिलीज स्टिमुलेट होती है और हमारे पास साइटोप्लाज्मिक लेवल्स ऑफ कैल्शियम इंक्रीज होते हैं। दूसरा ये तरीका है कि वो आके डायरेक्ट अपने रिसेप्टर पे एक्ट करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कैल्शियम आयंस के जो चैनल्स हैं उनको ओपन करता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास वही सेम रिजल्ट होता है कि हमारे पास साइटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ कैल्शियम इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो जो ये हम यहाँ पे सिस्टम पढ़ रहे हैं कैल्शियम आयन calmodulin सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम, इसमें हार्मोन क्या करता है, डायरेक्ट बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स ओपन कैल्शियम चैनल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या करता है, अटैच होता है और हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स एक्टिवेट होकर कैल्शियम आयन के चैनल्स जो हैं उनको ओपन करते हैं और इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयंस के जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाते हैं और वो एक्टिवेट करते हैं कॉलमोडुलिन प्रोटीन को। हमारे पास कॉलमोडुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है सेल में और उसकी एक्टिवेशन के लिए एक ख़ास कंसंट्रेशन चाहिए होती है कैल्शियम आयंस की। अगर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन उस लेवल से कम होती है तो कॉलमोडुलिन प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होता, और अगर वो जैसे ही साइटोप्लाज्मिक लेवल्स इंक्रीज होते जाते हैं तो जैसे ही उस लेवल से कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो हमारे पास कॉलमोडुलिन प्रोटीन एक्टिवेट होता है। हमारे पास कॉलमोडुलिन प्रोटीन में कैल्शियम बाइंडिंग की 4 साइट्स होती हैं और उनकी 4 साइट्स पे कैल्शियम बाइंड होकर उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाती है और उन कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से हमारे पास कॉलमोडुलिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब आगे कॉलमोडुलिन एक्टिवेशन के बाद क्या करता है, अब कॉलमोडुलिन एक्टिवेट्स आइदर, आगे एक बार कॉलमोडुलिन एक्टिवेट हो गया उसके बाद वो किसको एक्टिवेट करता है, या तो वो दूसरे प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करेंगे और वो दूसरे प्रोटीन काइनेजेस जाके फर्दर और एंजाइम्स और दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे, एंड दीज प्रोटीन्स में बी द एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स ऑफ आइदर एनहेंसर or either the promoter of the desired protein or a particular protein that a cell wants to be produced। ठीक है, और जो दूसरा काम वो करते हैं कॉलमोडुलिन, इट एक्टिवेट्स मायोसिन काइनेज। लाइक अगर ये स्मूथ मसल्स के सेल्स हैं तो वो कॉलमोडुलिन एक्टिवेशन के बाद मायोसिन काइनेज को एक्टिवेट करता है एंड दैट मायोसिन काइनेज देन फर्दर एक्टिवेट मायोसिन, और मायोसिन हमारे पास वो मसल फाइबर्स हैं
प्रोटीन है मसल फाइबर्स का, दैट काजेस कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो क्या सिस्टम हुआ कि हमारे पास हार्मोन आया, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स ने क्या किया, कैल्शियम आयन चैनल्स जो प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उन कैल्शियम आयन चैनल्स को ओपन किया, एज अ रिजल्ट एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम सेल के अंदर इंटर हुआ, सेल में साइटोप्लाज्मिक लेवल्स ऑफ कैल्शियम इंक्रीज हुए, उस इंक्रीज ऑफ कैल्शियम लेवल से हमारे पास कार्मोडोलिन प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, कार्मोडोलिन प्रोटीन ने एक्टिवेशन की मायोसिन काइनेज की, एंड देन मायोसिन काइनेज एक्टिवेटेड मायोसिन बाय फॉस्फोराइलेशन, और हमारे पास स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन होती है। बट इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स, अगर स्केलेटल मसल्स हैं, सो इन स्केलेटल मसल्स हाई इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स एक्टिवेट्स प्रोटीन ट्रोपोनिन। वहां पे हमारे पास जो skeletal muscles है वहां पे increase calcium level, instead of activating calmodulin they activates protein troponin. This troponin activates tropomyosin. Now what is tropomyosin? Tropomyosin is a kind of protein that is present on the binding site between actin and मायोसिन। हमारे पास क्या होता है कि जो नॉर्मल मसल कंट्रैक्शन का प्रोसेस है उसमें हमारे पास एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और थ्रू क्रॉस ब्रिजेस, और वो क्रॉस ब्रिजेस के साथ अटैचमेंट के बाद जो है दोनों जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और हमारे पास मसल की कंट्रैक्शन होती है। ट्रोपोमायोसिन क्या होता है कि ट्रोपोमायोसिन हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स पे प्रेजेंट होता है और वो बाइंडिंग साइट के जहाँ पे मायोसिन बाइंड होके क्रॉस ब्रिज बनाती है और स्लाइडिंग होती है, तो उसको इसने ब्लॉक किया होता है। तो जैसे ट्रोपोनिन एक्टिवेट होता है, वो ट्रोपोनिन फर्दर आके एक्टिवेट करता है ट्रोपोमायोसिन को। एज अ रिजल्ट ट्रोपोमायोसिन में कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस आर एक्चुअली द स्ट्रक्चरल चेंजेस। सो उन कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से वो क्या होता है कि वो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह हो जाता है कि इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग दैट साइट, वो फर्दर हेल्प प्रोवाइड करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन फाइबर्स। और जैसे ही क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं हमारे पास मायोसिन और एक्टिन फाइबर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और हमारे पास स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन होती है। आफ्टर एक्टिवेशन conformational changes in the tropomyosin results in the formation of cross bridge between myosin and actin fibers of skeletal muscles and leads to their contraction। और फाइनली हमारे पास स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने एक पिक्चर बनाई है जो मुझे नेट से नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने पेन से बना ली। तो इसमें मैंने तीनों सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। लाइक सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो जो हमने साइक्लिक एएमपी एडिनाइल साइक्लेज साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम पढ़ा है, तो उसमें हमने पढ़ा कि दीज हार्मोन मोस्टली एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, एंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स आर 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स with two domains. One is the extracellular domain, which is also known as a hormone binding domain, and to which hormone protein hormone binds. The second is the cytoplasmic domain or intracellular domain. जो इंट्रासेलुलर इसकी डोमेन है उसके साथ हमारे पास 3 सब यूनिट्स अटैच होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। टू द अल्फा सब यूनिट देयर इज अटैच जीडीपी, अ मॉलिक्यूल ऑफ guanosine diphosphate. So whenever our protein hormone comes and bind to the G protein coupled receptor, it causes conformational changes in G protein, result in the conversion of GDP into GTP. हमारे पास guanosine diphosphate is converted into guanosine triphosphate. As soon as guanosine diphosphate is converted into guanosine triphosphate, the alpha subunit and GTP detaches from the G protein and move towards another protein of plasma membrane, that is adenyl cyclase. So this GTP gives its phosphorus to the adenyl cyclase and activate it through phosphorylation and again converted into GDP. So this alpha subunit and GDP returns to G protein and attaches itself to the G protein. This adenyl cyclase, after activation, it catalyzes the conversion of ATP into cyclic AMP and two inorganic phosphates are released. This cyclic AMP, cyclic adenosine monophosphate, then further activates protein kinase A, and this protein kinase A then further activates through phosphorylation different kinds of other desired proteins or different enzymes, or it may activate the activators or inhibitors of either the enhancer of the gene or either the
promoter of the gene. So for example, if we activates or protein kinase A activated the activator of enhancer, then this enhancer after activation, this activator after activation attaches to the enhancer. As a result, the enhancer is activated. The enhancer then attaches with the promoter and activates the promoter, and after activation of promoter, the transcription of gene will be started. So that was the first secondary messenger system. The second secondary messenger system that we have discussed was the phospholipase C calcium secondary messenger system. So in that case, the hormone binds to the receptor on its surface receptor. As a result, it causes the activation of phospholipase C enzyme. This phospholipase C enzyme then split the phosphatidyl inositol phosphate that is present in the plasma membrane of the cells. Now this phosphatidylinositol diphosphate is split into its two components. One is the inositol triphosphate and second is the diacyl glycerol. The inositol triphosphate then activates on the endoplasmic reticulum and mitochondria and open the calcium channels on both the membranes. उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम आयंस रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से भी कैल्शियम आयन की रिलीज स्टार्ट होती है. एज अ रिजल्ट हमारे पास साइटोप्लाज्मिक और इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज होने लग जाते हैं. On the second side, the diacyl glycerol then further activates protein kinase C. Now the protein kinase C further activates its own classes of different proteins and enzymes. Now these different proteins may be the activator of either enhancer or promoter, or maybe the inhibitor of the enhancer or promoter, resulting in either the start of transcription of particular gene or either the stop of transcription of that particular gene. The third type of secondary messenger system that we have studied today was the calmodulin calcium calmodulin secondary messenger system. In that case, the hormone binds to its receptor. This causes the formation of hormone receptor complex. The hormone receptor complex then activates calcium ion channels present in the plasma membrane, resulting in the opening of these calcium channels. As a result, the extracellular calcium present outside the cell start moving inside the cell, resulting in increase of cytoplasmic calcium ions levels. So क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही कैल्शियम आयंस के लेवल्स इंक्रीज होते हैं, आइदर वो इस पाथवे के थ्रू हो या वो इस पाथवे के थ्रू हो, दे रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ a protein known as calmodulin protein in a smooth muscle cells. This calmodulin protein either activate other protein by phosphorylation. These proteins are known as calmodulin dependent kinases. These kinases then further activates other desired proteins through phosphorylation, and these desired proteins may be some type of enzymes or maybe the activators or inhibitors of enhancers or promoters. Or either that calmodulin protein activate myosin kinase. This myosin kinase then activate myosin through phosphorylation, and after activation of myosin, contraction of smooth muscles takes place. In case of skeletal muscles, the increased level of calcium ions in cytoplasm resulting in the activation of troponin protein. This troponin further activates another protein, that is tropomyosin. That tropomyosin, I have told you that it is present on the binding site of actin, to which myosin is to be binded, और जिसके ऊपर myosin ने bind होना होता है, तो ये block किया होता है उस साइड को. तो जैसे ये activate होता है, इसमें conformational changes होती हैं which result in the opening of binding site. तो ये binding site को open करता है और ये ऐसी conformational changes होती हैं कि ये cross bridges बनाने में further हेल्प करता है. और हमारे पास जैसे ही एक्टिन और म्योसिन के दरमियान क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं, सो दोनों फाइबर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और हमारे पास स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन होती है. तो ये हमारे पास था सारा एक सिस्टम के किस तरह प्रोटीन हार्मोन्स काम करते हैं. आई होप आप लोग को समझ आई होगी इसकी. तो अगर कोई भी चीज़ समझ आए तो आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा. उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एसए नोड एंड एवी नोड. तो हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था. तो हमारे पास एसए नोड हमारे पास साइनोएट्रियल नोड है और एवी नोड को हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं. तो ये दीज टू नोड्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट
एसए नोड जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस बीटिंग ऑफ हार्ट, के कंटिन्यूअस जो हार्ट बीट तो कर रहा है, ये इम्पल्स जो जनरेट होती है वो एसए नोड से होती है, और इसको हम प्राइमरी पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर जो इनिशिएट करते हैं हार्ट की पंपिंग को। तो हमारे पास इससे जो इम्पल्स जनरेट होती है वो ऑरिकल्स में जाती है, ऑरिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद वो इम्पल्स जाती है एवी नोड में, और एवी नोड के थ्रू होके वो वेंट्रिकल्स में जाती है। और एवी नोड पे क्या किया जाता है, उस इम्पल्स को थोड़ी देर के लिए डिले किया जाता है या रोका जाता है, ताकि हमारे पास जो अगर ऑरिकल और वेंट्रिकल इकट्ठे कंट्रैक्ट हों तो हमारे पास ऑरिकल का ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं जा सकता। तो ये सारा सिस्टम इसलिए है कि हमारे पास पहले ऑरिकल्स कंट्रैक्ट हों, जैसे ऑरिकल्स फुली कंट्रैक्ट हो जाते हैं और उनका ब्लड सारा वेंट्रिकल्स में चला जाता है, उसके बाद जो है हमारे पास ये जो इम्पल्स जो एसए नोड से जनरेट हुई थी वो एबी नोड के थ्रू होते हुए वेंट्रिकल्स में जाती है, और फिर ऑरिकल्स के बाद जो है वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, आई होप इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अल्लाह हाफिज़।